जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम आज से फिर आपके लिए पाचन तंत्र के अंदर नेक्स्ट क्लास के साथ आ गए हैं। आशा करेंगे आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। शायद आज पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट डे से अगला आगे चलेंगे हम। अच्छा, एक जानकारी और दे दें आपको कि शायद कल से आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास भी साथ साथ चले। ठीक है भाई, चलिए अपनी क्लास पे आते हैं। देखिए, हमने कल यकृत कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं अग्नाशय। आज हम पढ़ने वाले हैं अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज। क्या पढ़ने वाले हैं? अग्नाशय। अग्नाशय पैंक्रियाज। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझेंगे। पाचन तंत्र में जो मुख्य दो ग्रंथियां पाई गई थी, जिसमें हमने आपको यकृत कंप्लीट करा दिया, आप पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, जिसमें अग्नाशय। चलिए अग्नाशय की बात करें हम, तो मैं कहूंगा कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा एकमात्र, कैसी है भाई, ये मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि। देखो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? देखो ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसमें आपका ग्रंथि किस किस टाइप की होती है। देखो, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम का निर्माण करती है, जिनके लिए नलिकाएं डक्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन्स का निर्माण करती है, और हार्मोन्स के लिए डक्ट नलिकाओं की आवश्यकता नहीं। यह ऑलरेडी आपके किस में मिली हुई होती है? तो प्लाज्मा के माध्यम से, अर्थात मैं कहूं ब्लड के ओवरऑल माध्यम से जो है हार्मोन्स चलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, बहिर्स्रावी ग्रंथि होंगी वो एंजाइम का निर्माण करेंगी और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का निर्माण करेंगी। लेकिन यह ग्रंथि मिश्रित ग्रैंड, अर्थात ये हार्मोन्स का भी निर्माण करेगी और एंजाइम का निर्माण भी करेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसका वजन 60 से 90 ग्राम तक होता है। 60 से 90 ग्राम तक होता है। ठीक है, आगे यह दो प्रकार की होती है, या ऐसे कह सकते हैं यह हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। दोनों का श्रावण करती है। देखिए, जैसे मैं कहूं तो एक पार्ट होगा इसका बहिर्स्रावी, ग्रंथि। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होगी यह क्षारीय अग्नाशयी रस, जिसे हम क्या कहेंगे भाई, एंजाइम का निर्माण करेगी। यह क्षारीय अग्नाशयी रस यानी एंजाइम का निर्माण करेगी।
और इसी में जो अंतःस्रावी कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, यह इंसुलिन, वह ग्लूकागॉन हार्मोन का श्रावण करती है। ये किसका श्रावण करेगी? हार्मोन का। ठीक है भाई, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपके में। देखिए आगे बढ़ते हैं। यह जो पैंक्रियाज है, मैं कहूं अग्नाशय ग्रंथि सीधी छोटी आंत के ड्यूडेनम, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में खुलती है। छोटी आंत के किस भाग में खुलती है? ड्यूडेनम भाग में खुलती है, जिसे डक्ट ऑफ सेंट्रोसिस कहते हैं। भाग में खुलती है जिसे डक्ट ऑफ सेंट्रोसिस कहते हैं। या मैं कहूं कि ये जिस डक्ट के माध्यम से अपना अग्नाशयी रस छोटी आंत में ले जाती है, उस डक्ट को सेंट्रोसिस कहते हैं या सेंट्रोसिस डक्ट कहते हैं। डक्ट मीन्स नलिका होती है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे, इसमें जो अंतःस्रावी भाग है, अंतःस्रावी भाग से, अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस के द्वीप, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। क्या पाया जाता है भाई? लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें कितने प्रकार की कोशिका होती है? 3 प्रकार की कोशिका। कौन कौन सी होती है? तो देखिए, एक है आपका अल्फा सेल, दूसरी है आपकी बीटा सेल, और तीसरी है आपकी गामा सेल, और चाहे तो इसमें एक और लिख सकते हैं, पीपी सेल। वैसे मुख्य यह 3 ही है। आपको जब पूछा जाएगा कि कितनी पाई जाती है, तब भी आपको जवाब 3 ही देना है। ठीक है, जैसे जो अल्फा सेल पाई जाती है, इनका कार्य होता है ग्लूकागॉन का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है? ग्लूकागॉन का निर्माण। बीटा सेल होती है, इसका कार्य है इंसुलिन का निर्माण करना। ये सभी क्या है भाई? हार्मोन है। जो गामा सेल होती है, इसका काम है सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन, स्टेटिन का निर्माण। ठीक है, अच्छा, ये जो पीपी कोशिकाएं होती हैं, वे पैंक्रियाटिक पॉलीटाइड इनको कहते हैं,
पैंक्रियाटिक पॉलीटाइड। यह पैंक्रियाटिक पॉलीटाइड जो होती है, पैंक्रियाटिक स्पेशली कोशिकाएं हैं ये, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है भाई, अब देखिए आप ये समझ गए होंगे अल्फा सेल क्या कार्य करेगी। तो भाई इसका कार्य होगा ग्लूकागोन निर्माण करेगी। इसका मतलब ये क्या कार्य होगा इसका, ग्लूकोज का पाचन। अच्छा, इंसुलिन, इंसुलिन का कार्य होता है डायबिटीज, डायबिटीज को कंट्रोल करना, अर्थात मधुमेह को नियंत्रण करना। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन जो होती है इसका कार्य होता है आपका भोजन में से फैट्स, वसा को पचाना, वसा को पचाना। ठीक है, अच्छा ये जो पीपी सेल्स होती हैं यह आप ऐसे कह सकते हो अग्नाशयी रस का निर्माण करती है। ठीक है, अग्नाशयी रस का निर्माण। थोड़ा सा कैमरा देखें सही जा रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको एकदम ठीक दिख रहा है। ठीक है भाई, अभी ये विस्तार से और भी बताई जाएंगी आपको किसका कार्य, किस तरह से ये चीजों को पाचन करती है। ये चीजें समझ में आ गई है तो चाहे आप इसके नोट साथ साथ बनाते चलिए, नहीं तो आप फिलहाल स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अंतःस्रावी भाग से बनाए गए हार्मोन, बनाए गए हार्मोन रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रण करते हैं, ग्लूकोज को नियंत्रण करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा मैं कहूं कि सामान्य मनुष्य में, किसमें, सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन, भाई एक सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो चीज बताई गई है। तो एक सामान्य मनुष्य में प्रतिदिन ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। ठीक है भाई, इतनी व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा ये समझ में आया आपके में। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, मानव में ग्लूकोज की मात्रा, मानव में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ऊपर जाने पर, सामान्य से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, सामान्य से ऊपर चली जाए, ऐसे कहते हैं सामान्य से ऊपर चली जाए तो क्या होता है। तो देखिए, तो बीटा कोशिका के द्वारा, बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित
हार्मोन, बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित हार्मोन, स्रावित इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकोज के हार्मोन, ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को, ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को किसमें, ग्लाइकेगॉन, मात्रा को ग्लाइकेगॉन में परिवर्तित करके यकृत में स्टोर कर देता, यकृत में स्टोर कर देता है, जो बाद में बॉडी के लिए उपयोग में ली जाती है। ये बात समझ में आ गई आपके में? चलिए देखिए, अब क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए इंसुलिन बनने में दिक्कत हो गई, क्या होता है, कभी कभी बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का श्रावण नहीं हो पाए तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, सामान्य या ऐसे कह सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, कभी कभी सामान्य से कम हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड जरा इसमें इंक ले लें। चलिए, क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण मधुमेह रोग, जिसे क्या कहते हैं भाई, मधुमेह रोग को डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। आगे मधुमेह की स्थिति में, देखिए मधुमेह की स्थिति में क्या होता है कि रोगी को नींद कम आती है, टॉयलेट बार बार जाएगा, और ऐसे समझिए कि मधुमेह जो होता है एक तरह से ग्लूकोज के बढ़ने से हो रहा है, ग्लूकोज के बढ़ने से हो रहा है, इसका मतलब मीठा खाने से हो रहा है। भाई ग्लूकोज क्या है, एक मिठास है, अब मीठा खाने से हो रहा है, मतलब इसका मतलब अगर वो कुछ भी मीठा खाता है तो उसको डायबिटीज और बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे। मधुमेह रोग में क्या होता है आपका, मधुमेह रोग की स्थिति में अनिद्रा, याददाश्त, अत्यधिक प्यास,
अत्यधिक प्यास, बार बार मूत्र त्याग, ये ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें मधुमेह में, कहीं चोट लगने पर जल्दी ठीक ना होना। मतलब अगर उस व्यक्ति में जिससे मधुमेह है कहीं भी चोट लग जाए तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मधुमेह के रोगी जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी कहाँ पाए जाते हैं? अंदाजा लगाइए आप। विश्व में सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी कहाँ पाए जाते हैं भाई? अपने भारत में। भारत में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। आगे, विश्व में मधुमेह दिवस 14 नवंबर कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। आगे, विश्व में मधुमेह दिवस कब मनाया जाएगा? 14 नवंबर के दिन। अगर यही हम भारत की बात करें, भारत में मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मधुमेह रोगी के लिए अच्छा, 2 बार लग गया। मधुमेह रोगी के लिए शुगर की टैबलेट, मधुमेह रोगी के लिए शुगर टैबलेट जो दी जाती है वो एस्पर्टाइन, वो एस्पर्टाइन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एस्पर्टाइन की बनी होती है। ठीक है। अच्छा, आगे चलेंगे थोड़ा सा। देखिए, अग्नाशय में अब तक हमने देखा कि इसमें 3 प्रकार के अंतःस्रावी जो हार्मोनल थे वो हमने बताया आपको, अल्फा, बीटा और गामा, जिनका कार्य भी क्या था वो भी बता दिया। अभी हम देखेंगे आगे कि भाई अंतःस्रावी भाग, बहिःस्रावी भाग, अग्नाशय का बहिःस्रावी भाग एक्सोक्राइन, इसमें भी 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं।
कौन कौन से हैं तीनों प्रकार? पहला लिखेंगे आप ट्रिप्सिन। पहला प्रकार क्या है भाई? ट्रिप्सिन। और दूसरा प्रकार है एमाइलेज। दूसरा प्रकार है आपका एमाइलेज। और तीसरा प्रकार है आपका लाइपेज। ठीक है, अब इनके कार्य देख लीजिए भाई, इनके कार्य क्या है? जो ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक है भाई। अच्छा, लाइपेज जो होता है ये स्टार्च, जिसे आप मंड कहते हैं, यह स्टार्च को किसमें तोड़ता है? माल्टोज में। लाइपेज जो होता है यह फैट्स अर्थात वसा को किसमें तोड़ता है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इस तरह से हमारे अग्नाशय के दोनों भाग कंप्लीट होते हैं, अर्थात बहिर्स्रावी भी और अंतःस्रावी भी। ठीक है भाई, आगे कोई दिक्कत? देखिए, बहिर्स्रावी में हमने देखा कि किस तरह के एंजाइम है, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं यहाँ पर, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज से आप ऑलरेडी पहले से परिचित हैं, इसका काम क्या है? स्टार्च को मंड में तोड़ना। अच्छा, लाइपेज से आप पहले से परिचित है, ये वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन से भी आप पहले से परिचित हैं, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टोन्स का मतलब बहुत सारे पेप्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, ये था आपका अग्नाशय। यहां तक आपको आशा करेंगे समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। देखिए, पाचन तंत्र बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। अगले से फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, देखिए, संतुलित आहार की हम अगर बात करें, संतुलित आहार, संतुलित आहार होता क्या है? वैसा भोजन, संतुलित आहार क्या कह सकते हैं हम? वैसा भोजन जिसमें दैनिक कार्यों को करने के लिए, दैनिक कार्यों को करने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वह सभी तत्व मौजूद हों, वह सभी तत्व मौजूद हों, तो ऐसे को ही, या सभी पोषक तत्व मौजूद हो, आप ऐसे कर लीजिए, सभी पोषक तत्व मौजूद हों, उसे क्या कहेंगे भाई? संतुलित आहार। अच्छा, इसमें एक और है, क्या है? सिर्फ प्रतिदिन की आवश्यकता ही नहीं, कुछ ऊर्जा
कुछ ऊर्जा भविष्य के लिए एकत्रित कर सके, एकत्रित कर सके। अब देखो, मान लीजिए कहीं ऐसी जगह फंस रहे हैं जहां पर भोजन थोड़ा लेट है, तो उस समय ऐसा तो है नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय के लिए हमारे शरीर में ऑलरेडी इतनी ऊर्जा पहले से एकत्रित होती है जिससे हम उसका उपयोग करके और उस समय के लिए शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यही है संतुलित आहार। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए कि व्यक्ति को कितना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक कार्य करता है, मानसिक कार्य करता है, कंप्यूटर पर बैठा हुआ या कुछ ऐसा मानसिक कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2200 से लेकर 3300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन शारीरिक कार्य कर रहा है, शारीरिक कार्य कर रहा है, तो उसके लिए पर डे 3000 से लेके 4000 कितनी ऊर्जा चाहिए, कैलोरी। ठीक है भाई, चलिए आपने अक्सर सुना होगा एक वर्ड आता है र्यूगे। ये क्या होता है, देखिए भोजन में वैसे अवयव, भोजन में वैसे अवयव जो रसेदार होते हैं, वैसे अवयव जो रसेदार होते हैं, वह र्यूगे का कार्य करते हैं, वह र्यूगे का कार्य करते हैं। यह जल का पाचन तथा आहार नाल की सफाई करते हैं, सफाई करते हैं। जल का पाचन भी करते हैं, आहार नाल की सफाई भी करते हैं। इसमें सेलुलोज और मानव में आप जो है सलाद का प्रयोग करते हैं, आप खाने के साथ सलाद को रखा जाता है। देखिए, आप अगर रोजाना सलाद खाते हैं भोजन के साथ तो मतलब बहुत अच्छी बात है, यह आपके र्यूगे का कार्य करेगा और आपकी जो पूरी फूड पाइप है उसकी सफाई करता है, चाहे वो छोटी आंत हो चाहे वो बड़ी आंत हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं बहुत तेज भूख लग रही है, मतलब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वो इसी र्यूगे का ही काम होता है। यह जब भोजन आपका पेट खाली हो जाता है तो ये तभी, जब पेट खाली होता है तभी ये जो है एक्टिव होता है। जब पेट खाली पे एक्टिव होता है तो ये उसकी सफाई कर देता है और हमें ऐसा लग रहा है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, हमें खाना खा लेना चाहिए, उस स्थिति में यह बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए र्यूगे किस स्थिति में बनता है, तो वहां पे आप बताएंगे यह खाली पेट होने के कारण ही बनता है, अर्थात सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए आज हमने आपका पाचन तंत्र हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।